हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में बहुत से इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। रेलवे की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मगध साम्राज्य पर बहुत से वंशों ने शासन किया। उन सब वंशों को मैंने क्रम वाइज लिख रखा है और आपको क्रम वाइज समझा दूंगा। जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर उतार देता हूँ और जो बीच की थ्योरी रहती है उनको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर मैं मगध महाजनपद की बात करूँ तो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र थी। शुरुआत में मगध साम्राज्य की 3 राजधानियां थी। पहली राजगृह, दूसरी गिरिव्रज और तीसरी पाटलिपुत्र। लेकिन इसके बाद जो अलग वंशों ने शासन किया, उन वंशों के जो शासक थे उन्होंने सबसे अधिक राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, यानी सबसे ज़्यादा राजाओं की पसंद राजगृह थी। इस महाजनपद पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, यानी हर्यक वंश था जिसके संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना कर दी और अपनी राजधानी क्या बनाई? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद मगध साम्राज्य पर 52 वर्षों तक शासन किया, यानी मगध साम्राज्य पर 52 वर्षों तक शासन किया। इनकी जो एक महत्वपूर्ण खूबी थी, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। किस तरह? ये किसी दूसरी राजा से, उसकी पुत्री से या उसकी बहन से इस शादी कर लेते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ा लेते थे। कुछ युद्ध भी किए इन्होंने, कुछ युद्धों के माध्यम से भी इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। परंतु इन्होंने 3 पत्नियां थी। इनकी पहली कौशला देवी, जिसकी शादी जो राजा परसेनजीत की पुत्री थी, इसके उपहार में, इनसे शादी करने के उपहार में, या तो उपहार में कह लो या दहेज में कह लो, इन्हें काशी दी गई थी, यानी काशी का इन्हें भी शासक बना दिया गया था। काशी भी इन्होंने अपने राज्य में मिला ली थी। उसके बाद एक चेलन थी जो राजा चेटक की पुत्री थी, यानी राजा चेटक की पुत्री थी। एक क्षेमा थी जो पंजाब की राजकुमारी थी। इनके राज्य में, जो इनके राज दरबार में एक राजवेद होया करते थे जिनका नाम जीवक था। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी बिंबिसार जी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और राजवेद जीवक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके द्वारा बिंबिसार ने इन्हें बौद्ध धर्म की खासियत बताई और इन्हें भी बौद्ध धर्म में ले आए थे। उसके पश्चात इनकी मृत्यु 493 ईसा पूर्व अजातशत्रु द्वारा की गई, यानी 493 ईसा पूर्व अजातशत्रु द्वारा की गई। जैन धर्म की माने तो इनकी मृत्यु कुछ और हिसाब से की गई, और अगर बौद्ध धर्म की माने तो इनकी मृत्यु कुछ और हिसाब से की गई। तो मैं आपको बौद्ध धर्म की बताता हूँ। बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि अजातशत्रु जो इनका पुत्र था उसने इन्हें मार दिया था। परंतु जैन धर्म कहता है कि इनकी मृत्यु अजातशत्रु ने नहीं की थी। अजातशत्रु ने इन्हें जेल में डाल दिया था, यानी कारागार में डाल दिया था, और वहाँ पर इन्होंने स्वयं विष खाकर अपनी हत्या कर ली थी। परंतु दोनों मत मैंने आपको बता दिया कौन कौन से मत हैं। अपने पिता की हत्या करने के बाद 493 ईसा पूर्व अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा, यानी 493 ईसा पूर्व पर अजातशत्रु मगध की गद्दी का शासक बन गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसने प्रथम बौद्ध संगति कराई। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जिस टाइम पर अजातशत्रु का शासन चल रहा था, अजातशत्रु को गद्दी पर बैठते ही लगभग 8 साल बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति कराई। उसके बाद 461 ईसा पूर्व उदीन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया। यानी जिस तरह इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, सेम उसी प्रकार से उदीन जो इनका पुत्र था अजातशत्रु का, उन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर मगध पर अपना राज्य स्थापित किया, मगध पर अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों, इस वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता है। इस वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर शासकों ने अपने पिता की मृत्यु करके ही उत्तराधिकार प्राप्त किया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, यानी जो हर्यक वंश की खत्म हुआ था, जहाँ पर हर्यक वंश किसके समय में खत्म हुआ था? नागदशक का समय काल था, उस टाइम पर खत्म हो गया था। जो उसके बाद फिर शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। नागदशक का यह अमात्य था और इन्होंने 412 ईसा पूर्व शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी, यानी अपना राज्य स्थापित कर दिया था। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, यानी इन्होंने राजगृह न रखकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। परंतु जो इनका उत्तराधिकारी था कालाशोक, उसने वैशाली से दोबारा, मतलब पहले इनके जो
जो इनके मैन शासक थे शिशुनाग, उन्होंने तो वैशाली बना दी, अपनी राजधानी पलट दी। जिस तरह की अगर हम अब नरेंद्र मोदी जी राजधानी पलटकर मुंबई कर दे, उसी प्रकार अगर अगला कोई शासक बन जाए, 2024 में चुनाव है, वहाँ पर कोई अलग शासक बन जाए और वो राजधानी फिर मुंबई को हटाकर दिल्ली कर दे, सेम इसी प्रकार जो उनका उत्तराधिकारी था शिशुनाग का, उसने अपनी राजधानी दोबारा से राजग्राही कर दी थी। इस वंश का यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या महाजनपद, नंदीवर्धन की हत्या नंद वंश के शासक महापद्मानंद ने छुरा गोप करके की थी। यह टहल रहे थे, नंदीवर्धन जी एक बगीचे में टहल रहे थे, वहीं पर महापद्मानंद ने पीछे से आकर इनकी हत्या छुरे से कर दी थी। जो महापद्मानंद थे सिकंदर के समकालीन थे, यानी सिकंदर के बहुत ज़्यादा करीबी थे। इनके और सिकंदर के बीच युद्ध होने से पहले ही बातचीत से सुलझ जाता था। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? महापद्मानंद जी का उत्तराधिकारी धनानंद हुआ और इनके ये भी सिकंदर के समकालीन थे। दोस्तों, मगध साम्राज्य की ये जितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको दे चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।